और वह नेपाल से तिब्बत जाने का एक मुख्य रास्ता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक भी रास्ता था। सो हेलो डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के क्षितिज बुक का चैप्टर 2, जिसका नाम है लहसा की, और जो कि बेसिकली राहुल संकृत्यानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि मतलब ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो 1893 में इनके उनके ननिहाल गांव, जो कि मतलब 15वां जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कैनोला था। ठीक है, उनका पैतृक गांव कहाँ था? तो कैनोला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। इनका मूल नाम क्या था? तो केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई थी? तो काशी, आगरा और लाहौर में। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो कब किया? तो सन 1930 में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यानंद हो गया। राहुल जी पाली, प्रकृति, अप अपभ्रंश, ठीक है, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषा के जानकार थे। उन्हें जो है महापंडित कहा जाता था। ठीक है, सन 1963 में यानी 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संकृत्यानंद ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी और उसके बाद आलोचना, शोध आदि बहुत से जो है अनेक विचारधाराओं का साहित्य जो है सर्जन किया था। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी किया था, जैसे मेरी जीवन यात्रा का 6 भाग, उसके बाद फिर दर्शन, दिग्र दर्शन। ठीक है, उसके बाद 22वीं सदी, बहुत से जो है वो ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया था। उनकी प्रमुख कृतियां थी साहित्य के अलावा, जैसे दर्शन हो गया, राजनीति, धर्म हो गया, इतिहास, विज्ञान आदि जो है विभिन्न विषय पर राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तक की संख्या लगभग 150 थी। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्रिया लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था। उसके बाद यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी की स्थान अन्यतम है। उन्होंने जो है घुमकड़ी का शास्त्र रचा है और उससे उन्होंने उससे होने वाले लाभों का विस्तार वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा के घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। ठीक है, घुमकड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवृद्धि एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान किया है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जन जीवन का सुंदर झांकी भी बताया है। ठीक है, तो मतलब ये जो लहसा की और है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? तो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिगमंगे के भेष में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाली दुर्गम रास्ता वर्णन किया है। उन्होंने बहुत सी रोचक शैलियों में किया है। ठीक है, इस यात्रावृत्त में हम उसे उस समय जो है तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, जानकारी हम लोग को मिलेगी। तो क्या दिया है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कोलाड का रास्ता जब नहीं बना था, एक रास्ता होगा फरी कलीपोर्ट का। ठीक है, जब रास्ता नहीं बना था तो उस समय क्या हुआ था कि नेपाल से हिंदुस्तान जो चीज जाती थी वो तिब्बत के रास्ते ही जाया करती थी। यह व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियों के किले बने हुए थे, जिनमें जो है कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसान ने अपना बसेरा बना लिया है, बहुत से भाग में क्या किया तो किसान अपना बसेरा बना लिए हैं, वहां घर कुछ आबाद दिखाई देता है। ऐसे ही परि परितय एक चीनी किला था। ठीक है, हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक क्या बताते हैं? हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की भी बातें थी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता था और ना ही औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते थे। तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं।
चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, ठीक है, तब भी घर की बहू या सास जो है अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, आप उसको जो अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी, ठीक है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में उठकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यानी कि आप वहां पर क्या होता था कि लोग आपको अपरिचित होने के बावजूद भी घर में घुसने दे देते थे, लेकिन भिखमंगों को घर में घुसने नहीं देते थे। एंड अगर आप अपरिचित हो तो आप उनको जो है चाय दे सकते हो, जैसे चाय वगैरह का मतलब पैकेट होता है वो आप दे सकते हो, जो और सोडा नमक वगैरह हो गया, ठीक है, मक्खन वगैरह दे सकते हो, जिससे कि वो चाय बनाकर आपको दे सकती है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में ना पड़े, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हो, ठीक है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। भाई बहुत अजीब अजीब तरीके से ये लोग चाय बनाते थे, ठीक है। परितः चीनी जो चीनी के जो किले थे, जब हम चलने लगे तो एक आदमी जो रहदारी था वो मांगने आया, रहदारी मांगने आया, ठीक है, रहदारी जो होता है, हम वह दोनों चिट्टे उसे दे दिए। शायद उस दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे, जो लेखक के साथ जो चल रहे थे उनके जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, ठीक है। 5 साल पहले जब हम लोग आए थे तो उस समय क्या थे, तो हम लोग भिखमंगा के वेश में नहीं थे, लेखक बताते हैं। एंड मतलब एक जो है भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दिया था और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। उस समय क्या हुआ था, तो किसी ने इन्हें जो है रहने के लिए जगह नहीं दिया और ये लोग क्या किए थे, तो एक गरीब के झोपड़ी में रहे थे, ठीक है। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त में मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रहता है, ठीक है। शाम के समय वो लोग क्या करते हैं, तो छड़ पी के, जो ये मतलब एक प्रकार का ये होता है, नशा वगैरह का चीज होता है, उसको पीकर जो है वो होश हवास से दुरुस्त रहता है, ठीक है। अब हम सबसे विकट टांडा ठेला पार कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे विकट जो डांडा है, जो मतलब बड़ा सा पत्थर का रहता है, ठीक है, डांडे तिब्बत में जो है वो सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण हम दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो टांडे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर दोनों साइड जो है ना ही कोई गांव दिखता है और ना ही कोई गराव दिखता है, ठीक है। गांव गराव जो उनका भाषा में, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी भी नहीं दिखा जा सकता। बहुत दूर तक क्या था, तो आदमी भी नहीं दिखता था। टाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकता। ये जो जगह है, अगर यहाँ पर आकर आदमी का खून भी हो जाए तो खूनी को सजा भी नहीं मिलेगा। पता कैसे चलेगा, ठीक है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और वहां गवाह भी कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर वहां पर किसी को मार के फेंक देगा तो कैसे आदमी को पता चलेगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं, ठीक है। मतलब क्या किया जाता है, पहले लूट लिया जाता है भैया, पहले मार के फेंक दिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है। ये नहीं कि मतलब उसको गोली पिस्टल दिखा के उसके पैसे छीन ले। सॉरी सॉरी, मैं मतलब दूसरे रास्ते पे फंस गया, ठीक है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक के लिए फिरते हैं, ठीक है। मतलब लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेके फिरते हैं। उसके बाद डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है। यदि डाकू आपको लूट रहा है और वो आपको जान से नहीं मारेगा तो आप जाके उसका खिलाफ कंप्लेन नहीं कर दोगे, ठीक है। मेरा भी थोड़ा सा ऐसे भी दिमाग है ही। उसके बाद गांव में हम गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोडला के पास खून हो गया। ठोडला जो जगह था उसके पास जो है खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसा सूरत दिखता, टोपी उतार जीव निकाल, पूछी पूछी दया एक पैसा
कहते, ठीक है। मतलब अगर इसको जो है डाकू वगैरह मिल जाता तो ये टोपी निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको कहते भैया कुछ हमको दे दो, ठीक है। कहते उसके बाद उस वहां पर जो है वो भीख मांगने लगते, ठीक है। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं होगा, ठीक है। 16 से 17 मील से कम नहीं होगा। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर ले, सामान भी रख लेंगे और चढ़ के भी चलेंगे। फिर दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम जो है वो समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे ऊंचाई पर जो है खड़े हैं। हमारी दिक्कन तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल गए थे, ठीक है। भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगा था, ना ही बर्फ की सफेदी थी और ना ही किसी तरह का कोई हरियाली था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। उत्तर की तरफ क्या था, तो बहुत कम बर्फ वाला चोटी दिखा रहा था। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जो सबसे अच्छा जो मतलब जगह था वहां पर क्या था, तो डांडे का देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींगे और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई मुश्किल थी लेकिन उतरना मुश्किल नहीं था। शायद दो एक और साथ सवारी जो है मतलब साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं जो है मतलब वो घोड़े से उतर गया, ठीक है। एंड उसके बाद अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। मतलब उसका साथ जो था, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, पता ही नहीं चल रहा था। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता से मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पहुंच पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था एंड ये जो है बाएं ओर चला गया, और वो जो रास्ता था वो किधर था, दाएं ओर था। भैया गलती हो गया इनसे, ठीक है। और 1.5-2 मील चल भी लिया था ये इन्होंने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर लौट कर उसे जो है मतलब वापस लौट कर उसे को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, मील भर दूरी में था। तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगलों का मुंह वैसे ही लाल होता था, ठीक है। मतलब जो है उसका जो है मुंह वो लाल हो गया था और अब वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कंडे हु डाले, ठीक है। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमित को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि सुमित उसका इंतजार कर रहा था। बेचारे को गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अब उसको गुस्सा उसका ठंडा हो गया था, ठीक है। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात में गर्मा गर्म थुक्का थुपका मिला, ठीक है। रात में जो है गर्मा गर्म थुक्का मिला। पहले क्या किया, तो चाय सत्तू खा लिया। भैया चाय सत्तू कैसे खा लेता है ये लोग, ठीक है। अब हमें टिडरी के विशाल मैदान में थे। अब जो है हम लोग कहाँ थे, तो टिडरी के विशाल मैदान पे थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है। उसी पहाड़ी का नाम टिडरी समाधि गिरी था। क्या था, तो टिडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गड़े खत्म हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, ठीक है। जो मतलब जो गंडा जो खत्म हो जाता था वो क्या करते थे, तो बोध गया से जो कपड़ा लाते थे वो फिर उससे बना लेते थे, ठीक है। वह अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधार ही
लगा देगा, ठीक है, मतलब वो अपने यजमान के पास जाएगा और हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश करने लगे, ठीक है। दूसरे दिन क्या कर रहे थे, तो भरिया ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे के धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी, ठीक है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुख करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहे हैं और पीछे की कंधा जो है वो बर्फ सा हो रहा है। आगे मतलब ठंडा लग रहा है और पीछे माने गर्मी लग रहा है और पीछे जो कंधा है वो बर्फ हो रहा है। फिर हमें पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यह लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में था, ठीक है। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो मतलब भिखारी होता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा की से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे नाम होगा, ठीक है, नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यानी ये जो भिखारी बन के गए थे ना, यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद का हस्तलिखित 103 पोथियां जो है वो रखी गई थी। मेरा आसन भी वहां लगा। उसके बाद फिर क्या दिया था, बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, ठीक है। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, लेकिन इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हम अपना अपना सामान